इस कहानी की शुरुआत होती है तंजानिया के एक जंगल से। ये एक ऐसी जगह है जहां एक भी इंसान नहीं रहता। ये बस एक जंगली दुनिया है। यहाँ के पेड़ों पर अक्सर कोलोबाय बंदर लाखों सालों से रह रहे हैं। इन्हें सही मायनों में जंगली बंदर कहा जा सकता है। सूरज निकलते ही पूरे जंगल में गूंजने वाली कोलोबाय बंदरों की आवाजें ये चेताती हैं कि ये इलाका इनका और सिर्फ इनका है। कोलोबस बंदर अपने अपने इलाके में गुट बनाकर रहते हैं। हर गुट एक दूसरे की इज्जत करता है। इनमें इलाकों को लेकर लड़ाइयां शायद ही कभी होती हैं। जमीन और आसमान के बीच इन पेड़ों पर रहकर इनका दुनिया को देखने का नजरिया ही शायद अलग है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर इंसान के बजाय धरती पर इन जैसा संतुष्ट जीवन जीने वाले कोलंबस ही आते तो आज पृथ्वी का रूप अलग ही होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान आए और उन्होंने इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन अचानक जब कोलंबस जागे तब उनके जंगलों की जगह चाय के बागान थे। कोलंबस ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। और फिर उन्हें इंसान नजर आया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके घर में ये कौन घुस आया है। वो अब इंसानों का इलाका बन चुका था, सिर्फ इंसानों का। कोलंबस इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्हें कैद किया जा रहा है। लेकिन पिंजरे में नहीं, कैमरे में। और उन्हें उनके घर से बहुत बहुत दूर ले जाया जा रहा है। अब उन्हें एक नई भूमिका निभानी है, हमें एंटरटेन करने की। इंसान से ऐसी ही उम्मीद थी। शेरों और हाथियों के बाद अब कोलंबस भी फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट्स में नजर आएंगे। भले ही इनके जंगल इनसे छीन लिए गए हों, पर बदले में इन्हें ढेर सारी शोहरत मिलेगी। इंसान हमेशा से ही अपना दिल बहलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करता आया है। आज हमारे पास मनोरंजन की अनगिनत सुविधाएं हैं, फिर भी हम जानवरों को अकेला नहीं छोड़ पाते। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। लाखों सालों से इंसान जंगलों और उनके मूल निवासियों में मनोरंजन ढूंढता रहा है। 36,000 साल पहले गुफाओं की दीवारों पर हमारे पूर्वजों ने बाइसन, शेर और जंगली घोड़ों के चित्र बनाए, पर तब इंसान उनसे डरते थे। वो कुदरत से डरते थे। पर आज हम उनसे नहीं डरते, बल्कि उन्हें हमसे खतरा है। हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनकी घट रही है। आज वो अपने ही घर में अजनबी हैं। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, डरे हुए हैं। जल्द ही उनके पास जाने की कोई जगह नहीं बचेगी। एक एक करके वो धरती से गायब हो रहे हैं। एक दिन बस वही बचेंगे जो हमारा कहना मानते हैं या हमारा खाना बनते हैं। पिछले 10,000 सालों में हमारी सिर्फ 500 पीढ़ियों ने कुदरत को अपने हिसाब से बदल डाला। पहले हमने जंगलों को खेतों में बदला, और आज हम जेनेटिक्स और केमिस्ट्री से प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। उस प्रकृति को जिसे बनने में 400 करोड़ साल लग गए। न जाने विकास की कैसी होड़ लगी है कि हमने कुछ 100 सालों में ही सब कुछ बदल दिया। इसी तरह चलता रहा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? हम चाहें तो आज भी आंखें खोल सकते हैं। देर नहीं हुई, चलिए साथ मिलकर एक बार फिर खुद को पृथ्वी से जोड़ें। टेरा।
शुरुआत करते हैं 200 करोड़ साल पहले से। धरती की कुछ जगह आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसी हुआ करती थीं। जैसे अमेज़न जंगल का एक खास हिस्सा जो वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं से लगा है। सैंडस्टोन के इस प्लेटो को टेपुई कहते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। इसका नाम है रोहाइमा। रोहाइमा कोई आम पहाड़ नहीं है। इसमें अतीत छिपा हुआ है। आज भी यहाँ के हालात वैसे ही हैं, जैसे तब थे जब जीवन की शुरुआत हुई थी। अभी तक यहाँ ना इंसान पहुंचा है, ना उसका पैदा किया प्रदूषण। रोहाइमा की जमीन लगभग वैसी ही है जैसी पृथ्वी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। ये बनी है टूटी फूटी चट्टानों से और किसी ज्वालामुखी के सूखे हुए लावा से। ऐसी किसी जगह पर कोई भी जीवन भला कैसे पनप सकता है? चलिए थोड़ा और पास जाकर देखते हैं। सारे इलाके पर लिकेंस की एक पतली सी परत है। लिकेंस आधे पौधे होते हैं और आधे फंगस। जिंदा रहने के लिए ये किसी पर निर्भर नहीं है। ना इनकी जड़ें हैं, ना ये मिट्टी से कुछ लेते हैं। सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन और पानी से इनका काम अच्छी तरह बन जाता है। लिकेंस में ही बैक्टीरिया भी रहते हैं। बैक्टीरिया जीवन के मूल हैं। इन्हीं से जीवन शुरू हुआ है। ये जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं और इनमें हर जीवन प्राणी का जेनेटिक कोड है। ये हर किसी में है, हर पेड़, पौधे, जानवर और इंसान में। शुरुआत में बैक्टीरिया ने लिकेंस में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी में रहना शुरू किया। एल्गी सूरज की रोशनी में कार्बन को ट्रांसफॉर्म करके एनर्जी पैदा करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल ये खुद नहीं करते, बल्कि उसे एक तरह के फंगस को दे देते हैं और उस फंगस से एल्गी को पोषण मिलता है। इसी तरह के आदान प्रदान से पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ। धरती पर फंगस को पनपने में बहुत कम समय लगा, फिर भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये जानवरों और पौधों से अलग हैं। ये कुछ नहीं खाते, बल्कि मैटर को डिकम्पोज करके अपना गुजारा करते हैं। इनके ना सिर होते हैं, ना टहनियां। ये रेशों की तरह होते हैं और इनका नेटवर्क तेजी से फैलता है। इन्हें क्लाडोस्पोरियम या पेनिसिलियम कहा जाता है और ये एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन का बेहद जरूरी हिस्सा होते हैं। उनकी ताकत उनकी सहन शक्ति में है। वो सूखे को झेल सकते हैं। हवा कैसी भी हो, ये उसमें सांस ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं और खुद को किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन हवा में अपने अनगिनत स्पोर्स को फैला देते हैं। वो इतने हल्के हैं कि समय के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल गए।
बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और लिकेन से ही हमारी पृथ्वी की मिट्टी बनी है। उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी में छोटे फंगी की बहुत ज्यादा संख्या होती है। इंसान उन्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन वो मौजूद हैं। ये पौधों की जड़ों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। जमीन के नीचे का ये मेलजोल सभी पेड़ पौधों के जीवन का आधार है। जमीन के ऊपर पौधे सूरज की रोशनी पाने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पौधों की लगभग 3 लाख प्रजातियां हैं। पत्तियों को सूरज की रोशनी चाहिए और उसे पाने के लिए वो ऊंचे होते गए और फैलते गए। बारिश और सूरज की रोशनी का फायदा उठाते हुए ब्रोमेलियड्स और एपिफाइट्स सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचते हैं। ये वो सफर है जिसमें पौधे पेड़ों में बदलते हैं। दुनिया की बायोडायवर्सिटी का 1/4 हिस्सा प्राचीन जंगलों में मौजूद है। बारिश के पानी और सूरज की रोशनी को पाने की होड़ में यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई 40 मीटर से भी ज्यादा है, जहाँ तक कि जड़ें भी उन्हें मुश्किल से सीधा रख पाती हैं। ये प्राचीन जंगल सही मायने में कुदरत का करिश्मा है। ये पेड़ हवा से कार्बन लेते हैं और उसे अपने तने और पत्तियों में भेजते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये चमत्कार लगभग 35 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान शुरू हुआ। इस फोटोसिंथेसिस ने सौर मंडल की जलवायु को प्रभावित किया और पृथ्वी रहने लायक बन गई। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में पृथ्वी पर हर जगह आग और राख फैली हुई थी। आज भी पृथ्वी पर लगभग 1500 एक्टिव वोल्केनोज हैं, लेकिन किसी भी वक्त उनमें से सिर्फ 100 ज्वालामुखी ही फटते हैं, जैसे आइसलैंड का बार्डाबुंगा। इससे निकलने वाले 1000 डिग्री सेल्सियस के सुर्ख लाल लावा की वजह से इसे रेड वोल्केनो कहा जाता है। वोल्केनोज के गर्म लावा से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस वातावरण में फैल जाती हैं और सल्फर की धूल सूरज की रोशनी को रोक देती है। वोल्केनोज की वजह से कई बार पृथ्वी पर जीवन खत्म होने के कगार तक पहुंचा। जीवन उजड़ा, बिखरा, अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन हर बार डटा रहा।
जीवन का रहस्य समुद्र में छिपा है। माना जाता है कि समुद्र से ही जीवन पनपना शुरू हुआ। हर एक जीव पानी से आया। algae से पौधे, क्रस्टेशियंस और कीड़े मकोड़े बने और मछली से बने दूसरे वर्टेब्रेट्स। मानव जाति की जड़ें शायद इस मरीन इग्वाना से जुड़ी हैं। आजकल वो सिर्फ गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं। ये टेट्रापोड्स समुद्र में रहने वाले वो वर्टेब्रेट्स हैं जो मछली के वंश से आए हैं, बिल्कुल इंसान की तरह। टेट्रापोड का मतलब है 4 पैर। शुरुआत में ये पैर तैरने के काम आते थे और बाद में चलने के। एक दिन आया जब जमीन की गर्मी कम हुई। क्लाइमेट बदल गया और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर गया। गैलापागोस इग्वानास सूरज की गर्मी का फायदा उठाने लगे। ये उन्हीं समुद्री जीवों की तरह हैं जिन्होंने पानी के बाहर सांस लेना सीखा। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंग विकसित होने लगे। इस बदलाव ने एक नए युग को जन्म दिया और जमीन पर जीवन पनपने लगा। हजारों प्रजातियां समुद्र छोड़कर जमीन पर आ गईं। इस नई दुनिया को इवॉल्व होने में 20 करोड़ साल लगे। सबसे पहले कामयाबी बड़ों को नहीं बल्कि छोटे जीवों को मिली, जैसे एम्फिबियन ग्रुप के इन सैलामेंडर्स को। मेंढक इसी परिवार से हैं। दुनिया भर में एम्फिबियंस की लगभग 5500 प्रजातियां हैं। उनमें से कई अमेज़न के जंगलों में रहती हैं। वाटरफॉल फ्रॉग्स छोटे होते हैं। पैरों की खास बनावट इन्हें पेड़ों की पत्तियों से चिपकने की काबिलियत देते हैं। मेंढक नाजुक होते हैं। उनकी त्वचा हर चीज को सोख लेती है। त्वचा में जहर भी होता है और नेचुरल एनेस्थेटिक्स भी। मगरमच्छ भी उन जीवों में से हैं जिन्होंने जमीन पर सांस लेना शुरू किया। उनकी त्वचा सख्त और जबड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कमजोरियां हैं। ये पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। तापमान में आया छोटा सा फर्क भी इन्हें थका देता है। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए मगरमच्छों को सीखना पड़ा सब्र करना। सब्र के लिए जरूरी है किसी को नजर आए बिना अपने माहौल में घुल मिल जाना, और इससे जन्म हुआ कैमोफ्लेज का, जिसके बाद सभी जीवों के शरीर
अलग अलग रूप लेने लगे। मैटा मैटा कछुआ अमेज़न के पानी वाले इलाके में रहता है। ये पानी के अंदर छाल या पत्ते के रूप में छिपकर घंटों तक अपनी सांस रोक सकता है। एनाकोंडा पानी पीने आने वाले जानवरों का शिकार करने के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकता है। ये विशाल सांप पानी के नीचे पेड़ों के बीच बैठा रहता है। सांप हमेशा से इंसान की कल्पना शक्ति में जुड़े रहे हैं। दुनिया भर की प्राचीन कहानियों में उनकी खास जगह है। अमेज़न में दलदल लंबे समय तक नहीं रहता। जब बारिश बंद होती है तो पानी बहकर नदियों में चला जाता है और जानवरों को दूसरे पानी से भरे इलाकों की तलाश करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जंगलों से बारिश होती है, मूसलाधार बारिश जो इन विशाल नदियों को बनाती है। पेड़ों के बिना ब्राजील अर्जेंटीना की सीमा पर मौजूद इस इग्वासू वाटरफॉल्स का वजूद ही नहीं होता। भी जीवन की तरह कभी रुकता नहीं। यहाँ कितनी प्रजातियां पैदा हुई, कितनों ने जीवन की दिशा को बदला। हमें जीवन के इतिहास को समझने के लिए इग्वासू को अच्छी तरह से जानना होगा। 2 करोड़ साल पहले मगरमच्छ परिवार के एक वंशज ने पानी छोड़कर आसमान की ओर रुख किया। सबसे पहले वो हल्के और ज्यादा फुर्तीले बने। बेशक उनकी शुरुआत छोटी मोटी उछल कूद से हुई हो और बहुत बाद में जाकर उन्होंने ऊंची उड़ान भरना सीखा। ये पक्षियों की कहानी है। उड़ान ने जीवों के लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी, जैसे कि ये शानदार स्विफ्ट पक्षी जो शिकारियों से बचने के लिए इग्वासू फॉल्स में रहते हैं। पक्षियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं। वो पृथ्वी के आखिरी बचे डायनासोर्स हैं। जंगल की इस पाठशाला ने सभी को रेंगना, तैरना और उड़ना सिखाया। लेकिन पुराने जंगलों की जमीन आज जितनी उपजाऊ नहीं थी। इसलिए ड्रोसेरा जैसे कुछ पौधे मांसाहारी बन गए। ड्रोसेरा या सनड्यूस के पत्तों के रेशे धूप में चमकते हैं। कीड़े मकोड़े इनके रस भरे चमकीले रेशों की तरफ खींचे चले आते हैं और फंस जाते हैं। ये रेशे जरा सी हरकत को भांप लेते हैं और जाल सक्रिय हो जाता है। फिर ढेर सारे एंजाइम्स द्वारा पचा लिया जाता है।
वीनस फ्लाई ट्रैप अपने शिकार को बचाने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लेता है और फिर एक दिन वो उसके कंकाल को बाहर फेंक देता है और अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। लेकिन प्रजनन के लिए पौधों को एक और तरकीब की जरूरत होती है। इस लगभग पूरी तरह से हरी भरी दुनिया में आंखें सिर्फ हरे रंग को देख सकती थी, लेकिन एवोल्यूशन से नजरें और सटीक हुई, जिससे एक रंग भरे युग की शुरुआत हुई। प्रजनन के लिए पौधों को दूसरे जीवों की जरूरत पड़ी, क्योंकि जमीन से जुड़े होते हुए वो दूसरे पौधों तक भला कैसे जाते। कुछ पौधों ने एक नई रणनीति अपनाई, आकर्षण। वो अपने आप को चमकीले रंगों में सजाते, खुशबू और स्वाद अस्तित्व में आए और इससे जन्म हुआ फूलों का। उनका काम था रेंगने, चलने या उड़ने वाले जीवों को आकर्षित करना, जो रस को इकट्ठा करने के बहाने पॉलन को नर पौधे से मादा पौधे तक ले जाते। इसी से शुरुआत हुई पॉलिनेशन की। तरकीब काम आई। प्रजातियों के आपसी आदान प्रदान से पृथ्वी पर जीवन को एक बार फिर बढ़त मिली। तितली और फूलों के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा है एक पौधे और एक हमिंग बर्ड के बीच का रिश्ता। हमिंग बर्ड तो मानो फूलों का रस पीने के लिए ही पैदा हुआ है। इसकी चोंच और जीभ फूलों का रस निकालने के लिए परफेक्ट है। हमिंग बर्ड की 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से हर एक किसी एक खास फूल के लिए अडैप्टेड है। हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है और वजह है फूलों का रस। फूलों के मीठे रस से इतनी एनर्जी मिलती है कि ये कमाल के करतब दिखा सकता है। हमिंग बर्ड सच्ची मोहब्बत की दास्तां बयां करते हैं, लेकिन बेशक इस मोहब्बत की कमान फूलों के हाथों में है। हर साल सेंट्रल अमेरिका में मीटिंग सीजन के दौरान रिझाने का काम खूब चलता है और सिर्फ ट्रॉपिकल पहाड़ी इलाकों में रहने वाले खूबसूरत स्पैट्यूल टेल्स इसमें सबसे आगे होते हैं। एडल्ट मेल्स के स्पैटुला के आकार के 2 पंख होते हैं, जिनसे वो बड़ी ही तेजी से डांस करते हैं। जब जोड़ी बन जाती है तो आगे चलकर माता पिता अपने बच्चों को कलर कोड सिखाते हैं, जो उनकी भोजन की आदतों में जुड़ जाता है और एक नए साइकिल की शुरुआत होती है। जंगल हमें सिखाता है कि हर जिंदा चीज के बीच आपसी सहयोग कितना जरूरी है। Amazonian leaf cutter ants आर्थ्रोपॉड्स हैं। चींटियां एक खास काम करती हैं।
वो फंगस को पालती पोसती हैं। वो जानती हैं कि फंगस की कौन सी प्रजाति को आहार देना है और ये भी जानती हैं कि उन्हें दोबारा कैसे पैदा किया जाता है। ये फंगस खाती हैं। उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी भोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि वो खुद उसे पैदा करने में सक्षम हैं। कुछ चींटियां बहुत कम काम करती हैं, जबकि कुछ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये ऐसा समाज बनाती हैं जहां हर किसी की अपनी ड्यूटी होती है। पूरी कॉलोनी एक सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाती है, जो अकाल के समय भी एकजुट होकर टिकी रहती है। जानवरों में समाज की रचना एवोल्यूशन में एक अहम मोड़ था। इससे ऐसे युग का अंत हुआ जहां जीवों को जिंदा रहने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती थी। ये सब 20 करोड़ साल पहले हुआ। यही वो समय था जब मैमल्स की कहानी शुरू हुई। इंसान भी मैमल परिवार का ही हिस्सा है। ब्राजीलियन कैपुचिन्स की तरह सभी मैमल्स गर्म खून वाले होते हैं। वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और गुट बनाकर रहते हैं। पारिवारिक जीवन और आपसी सहयोग ने एक नई दुनिया खोल दी। शुरुआत हुई खेल की, एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटने की और संस्कृति की। अपना काम निकालने के लिए जीवों ने औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। कैपुचिन्स यहाँ जो कर रहे हैं, इससे आगे चलकर पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जल्द ही एक नया मैमल आया। 2 पैरों पर खड़ा होने और संगठित होने में उसे 20 लाख साल लगे। वो भी कैपुचिन्स की तरह पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करने लगा। पृथ्वी पर एक नया खेल शुरू हुआ। यहीं से शुरुआत हुई सभ्यता की, जंगलों के घटने की। ये दौर है इंसान का। होमिनिड्स फैमिली की सिर्फ एक ही मानव प्रजाति बची, होमो सेपियंस। वो आदि मानव अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ आकृतियां छोड़ गए, जो फ्रांस की शोवे गुफाओं में 36,000 साल पहले बनाई गईं। होमो सेपियंस के जिंदा बचने का श्रेय उनके दिमाग को जाता है। शायद अपने दिमाग की वजह से ही वो अपने आसपास की दुनिया के जीवों को पेंटिंग्स में उतार पाए। इनमें 14 जानवरों के चित्र हैं, जिनमें शेर, मैमथ्स, वूली राइनोसरस और भालू जैसे खतरनाक जानवर शामिल हैं। लेकिन अभी तक आदमी ने अपनी तस्वीर नहीं बनाई। उसने सिर्फ दूसरे जीवों की ही तस्वीरें बनाई। शायद वो अपने आप को उनसे अलग समझता था और इसी सोच ने सब कुछ बदल दिया।
सेपियंस ने कुदरत की कई पहेलियों को समझना चाहा, लेकिन समझ नहीं सका, और इस जिज्ञासा को उसने कला, संस्कृति और दूसरी कहानियों और रहस्यमय किस्सों से शांत किया। इंसान आगे चलकर खेती और पशुपालन का भी आविष्कार करेगा, लेकिन फिलहाल जिंदा रहने के लिए उसे जंगली जानवरों के मांस की जरूरत थी। जिंदा रहने के लिए अपने आप को गर्म रखना भी जरूरी था। उसे कपड़ों के लिए दूसरे जानवरों की खाल चाहिए थी, जिसके लिए उसे खुद से भी बड़े जानवरों को मारना पड़ा। एक और रहस्य था, मौत, जिसे समझने में इंसान हजारों सालों तक परेशान रहा, और इससे पैदा हुआ शेमनिज्म, एक ऐसा विश्वास जिसके मुताबिक इंसान और प्रकृति के बीच एक आत्मिक बंधन है। इससे बहुत कुछ बदला। शिकार में भी लेन देन होने लगा। जंगल की आत्माओं को समर्पित किए बिना किसी जानवर को मारा नहीं जाता। जीवन हर चीज में है, नदियों के पानी में, चट्टानों में, पेड़ों में, और शेमनिज्म के मुताबिक हर चीज में आत्माएं हैं। उनसे बात हो सकती है और वो जवाब देती हैं। इस तरह की कई मान्यताएं दुनिया भर में फैलने लगी। होमो सेपियंस अपनी सोच या विश्वास के जरिए दूसरे जीवों से जुड़े रहते थे। इंसान जल्द ही शिकार में दूसरे जानवरों से मदद लेने लगा, खासकर ग्रे वुल्फ से। भेड़िए झुंड में रहते हैं। उन्हें भी खाने के लिए शिकार करना पड़ता है। अचानक किसी दूसरे जानवर के साथ आपसी समझ बनाना जरूरी हो गया। हजारों सालों से जानवर और इंसान ने मिलकर शिकार किया। ये दोनों के लिए फायदेमंद तो था, पर इसमें खतरा भी था। 15,000 साल पहले भेड़ियों को पालतू बनाया गया, और उसी पहले पालतू भेड़िए के वंशज हैं हमारे आज के घरों में पाले जाने वाले कुत्ते। वुल्फ फैमिली की एक शाखा पूरी तरह से जंगली बनी रही, और इंसान इस बात को कभी नहीं भूला। लोक कथाओं और बच्चों की कहानियों में भेड़िया एक ऐसा दोस्त है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जंगली भेड़ियों को दुश्मन माना गया। जल्द ही एक और जानवर इंसान का सहयोगी बना। कहा जाता है कि इंसान ने जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत गाय से की। इंसान ने पशुओं को खाना और सुरक्षा देने के साथ साथ उनकी ब्रीडिंग को भी अपने हाथ में ले लिया। ये आसान नहीं था, लेकिन ये कदम कामयाब रहा। आज दुनिया में 1 अरब से भी ज्यादा मवेशी हैं। सभी औराक्स नाम की एक छोटी प्रजाति के वंशज हैं, जिन्हें 10,000 साल पहले मिडिल ईस्ट में पालतू बनाया गया। इसके बाद
इंसान और जीवों के बीच के रिश्ते पूरी तरह से बदल गए। गाय से दूध के रूप में पोषण मिलने लगा और साथ साथ उन्हें खेतों का काम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी से खेती का युग शुरू हुआ। खेती के लिए पौधों को भी पालतू बनाया गया। इंसान ने पृथ्वी पर मौजूद हजारों जंगली किस्मों में से चावल, गेहूं, खसखस और ओट्स को चुना और उन्हें पैदा करना सीखा। आज इतनी प्रगति के बावजूद जानवर अभी भी मौजूद हैं। वो उन लोगों की कमाई का जरिया है जिनके पास कम साधन हैं। 135 करोड़ लोग आज भी खेती से जुड़े हैं। मनुष्य ने पशुओं को पाला और वो उनका मालिक बन बैठा। घरेलू जानवर खुशहाली के साथ गर्व और सम्मान भी लाते। जानवर इंसान की मान्यताओं का हिस्सा बन गए। इंसान देवी देवताओं को अपनी सबसे कीमती चीज पेश करना चाहता था और वो उसने जानवरों की बलि के रूप में दी। आज भी दिव्य शक्तियों को खुश करने के लिए कहीं-कहीं जानवरों की बलि दी जाती है। कई लाख भारतीय और नेपाली दक्षिणी नेपाल के एक छोटे से गांव में इकट्ठा होते हैं। इनका मानना है कि वो शक्ति की देवी गढ़ी माई को अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आते हैं। देवी की रक्षा और अपनी कामना की पूर्ति के लिए बुरी आत्माओं को संतुष्ट करना पड़ता है। - 2014 के गढ़ी माई मेले में 2 लाख भैंसों और बकरियों की बलि चढ़ाई गई। ये इस तरह का आखिरी कार्यक्रम था। भारतीय और नेपाली जनता के भारी विरोध के बाद आखिरकार इस पर पाबंदी लगा दी गई। गढ़ी माई एक ऐसी प्रतीक, एक ऐसी तस्वीर है जो हैरान कर सकती है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। पृथ्वी पर जिंदगी और मौत के खेल की चाबी अब भी इंसान के हाथ में ही है। जहां एक तरफ इंसान बलि दे सकता है, तो दूसरी तरफ त्योहारों की भी रचना कर सकता है। भारत में हर साल प्यार और रंगों का त्योहार होली बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय उत्सव माना जाता है। हर जाति के पुरुष और महिलाएं, अमीर या गरीब, एक दूसरे से मिलते हैं और खुशी से वसंत का मौसम मनाते हैं।
हर रंग का अपना मतलब है। सद्भाव के लिए हरा, आशा के लिए केसरी, शक्ति के लिए नीला और खुशी और प्रेम के लिए लाल। जंगल की आत्माएं और शेमनिज्म जैसी धारणाएं गायब हो गईं। देवताओं का रूप बदल गया, लेकिन मान्यताएं कायम हैं। वसंत का मौसम आज भी पृथ्वी पर एक चमत्कार है। शायद वसंत की सही हकदार मधुमक्खियां हैं, प्रकृति की सबसे शानदार कार्यकर्ता। वो खुशबू से अपनी दिशा तय करती हैं और फूल उन्हें बहलाकर उनसे मदद मांगते हैं। एक कॉलोनी की सैनिक मधुमक्खियां सही फूलों की तलाश करती हैं और जब वो उन्हें मिल जाते हैं तो वो डांस के जरिए दूसरों को भी ये खबर देती हैं। गोल घूमने का मतलब है कि फूल छत्ते के करीब है। भिनभिनाते हुए आगे बढ़ने से बाकी मधुमक्खियों को फूल की दिशा और दूरी का पता चलता है। मधुमक्खियां फिर नई खोज की पुष्टि करने के लिए उसकी खुशबू की जांच करती हैं। फिर एक अलग डांस शुरू होता है। मधुमक्खियां ये तय करने के लिए अपनी राय देती हैं कि क्या कॉलोनी को एक साथ खाना लाने के लिए बाहर जाना चाहिए। इंसान ने मधुमक्खियों को फूल दिए, लाखों करोड़ों फूल। बदले में उन्होंने फूलों के पेड़ों को पॉलिनेट किया, जैसे कैलिफोर्निया के इन बादाम के पेड़ों को। मधुमक्खियों को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन बदले में उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। एक ही तरह के फूल का रस पीना मधुमक्खियों के लिए खतरनाक हो सकता है। पेड़ों पर इस्तेमाल किए गए कीटनाशक मधुमक्खियों के लिए जहरीले होते हैं। कुछ मधुमक्खियों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जीवन अब बस हमारी कमाई का जरिया बनकर रह गया है। हर साल 50,000 से ज्यादा मधुमक्खियों के छत्तों को पूरे अमेरिका से ट्रक द्वारा कैलिफोर्निया लाया जाता है, यानी लगभग 10 अरब मधुमक्खियां। वो पेड़ों को पॉलिनेट करती हैं और कुछ ही हफ्तों के लिए जिंदा रहती हैं। दुनिया भर में बिकने वाले 5 बादामों में से 4 कैलिफोर्निया से आते हैं। इनसे यहाँ हर साल $15 बिलियन की आय होती है। खेती के लिए आज हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर खेती होती है। जब पानी कम पड़ता है तो पेड़ भी उखाड़ दिए जाते हैं, ताकि उनके हिस्से का पानी भी फसलों को मिले। जीवन के साथ इंसान का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया है। अब इसमें आत्मिक बंधन की कोई जगह नहीं, सब कुछ आर्थिक हो गया है। खेती बढ़ाने के नाम पर इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे पहाड़ों को मिटाना हो या फिर नदियों का रास्ता मोड़ना। जंगलों को जलाना कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई भूखा भी नहीं सोना चाहता। पुराने जंगल लगभग गायब हो गए हैं। अब पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर खेती होती है। पिछले सिर्फ 10,000 सालों में पृथ्वी का रूप पूरी तरह बदल गया। हर दिन लगभग 4 लाख इंसान जन्म लेते हैं और सिर्फ 1,60,000 मरते हैं, जिसका मतलब हर रोज 2,40,000 नए लोगों का पेट भरना पड़ता है।
विश्व की जनसंख्या अब 700 करोड़ से ज्यादा है। हर देश लगातार विकास का पीछा कर रहा है। मानव जाति और विकसित हो रही है। दिमाग से, ज्ञान से, संस्कृति से। हमारे सपनों की आज कोई सीमा नहीं। लेकिन इंसान और बाकी जीवों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। शहर भी बढ़ते जा रहे हैं और उनका आकार भी। कुछ सालों में शायद हर शहर एक दूसरे के साथ लगा होगा। इस विकास ने हमारे आहार को भी बदला। मीट की मांग मानो आसमान छू रही है। मीट का व्यापार दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया है। भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया मांस के 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि यहाँ का एक एक खेत 10,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 20 लाख एकड़ तक फैला हो सकता है। गायों को चराने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। गाय और बकरियां कच्चे माल के उत्पादन की मशीन बन गई हैं। एक तरफ से चारा और पानी दिया जाता है और दूसरी तरफ से हर साल 700 मिलियन टन दूध निकाला जाता है। जानवर कष्ट झेलते हैं, लेकिन इंसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहता है क्योंकि बाजार में कीमत कम मिल रही है। ऑटोमाइजेशन से लागत तो बढ़ गई, पर साथ ही इंसान और जानवरों के बीच की दूरी भी। इंसान मांस खाना चाहता है, लेकिन जानवरों को मरते हुए देखना नहीं चाहता और इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हर साल इंसान 60 अरब जानवरों को मारता है, 60 अरब जिंदगियों को। इंसानों की आबादी का लगभग 10 गुना सिर्फ एक साल में। मौत का कारोबार फल फूल रहा है। इन इंडस्ट्रियल कसाई खानों का काम अमेरिका में 19वीं सदी में शुरू हुआ। ये इतना कामयाब रहा कि जल्द ही ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज भी इस काम में कूद गईं। फूड इंडस्ट्री ने तो सिर्फ बाजार की जरूरत पूरी की, कम कीमत पर बेचने के लिए ज्यादा उत्पादन किया। जानवर को मारना कोई आसान काम नहीं, इसलिए इंसान कोशिश करता है कि इस बारे में ज्यादा ना सोचे। हर वर्कर को छोटे छोटे काम दिए गए ताकि उसे जानवर की मौत का एहसास ही ना हो। यहाँ इंसान खुद किसी को नहीं मारते, वो सिर्फ एक बटन दबाते हैं और जब खाने की बात आती है तो इंसान को लगता ही नहीं कि वो किसी जानवर को खा रहा है। वो तो स्टेक्स, कटलेट्स और फिलेट्स खाता है, मानो उनमें कभी जान थी ही नहीं। दस 10,000 सालों में इंसान की सिर्फ 500 पीढ़ियां रही होंगी। इन 10,000 सालों में जंगल लगभग खत्म हो गए और घास के मैदान भी। जंगली प्रजातियों को पृथ्वी के दूर दराज इलाकों में समेट दिया गया। कुछ मामलों में आदमी और जानवरों के बीच का संघर्ष उभर कर सामने आ गया, इसलिए नेचर रिजर्व्स बनाने पड़े। बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा दुनिया का ऐसा ही एक विशाल नेशनल पार्क है। ये एक ऐसी जगह है जहां जानवरों की तुलना में इंसान बहुत कम हैं। यहाँ का जीवन बहुत अलग है।
सैंचुरीज चिड़ियाघरों का एक बहुत बड़ा रूप है। आखिरी जंगली जानवरों को देखने के लिए सफारीज का आयोजन किया जाता है। लोगों को यहाँ आने के पैसे देने पड़ते हैं। उन पैसों से पार्क की देखभाल की जाती है। इन जंगलों में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि इन्हें जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, जिन्हें कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। ओकावांगो एक बहुत ही अनोखी जगह है, मानो एक अलग प्लैनेट। ये समझना मुश्किल नहीं कि कैसे 2.5 करोड़ साल के एवोल्यूशन ने जिराफ्स को लंबी गर्दन दी ताकि वो अकेशिया पेड़ की ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकें। लेकिन अकेशिया पेड़ों को भी जानवरों से फायदा मिलता है। अकेशिया के पत्तों को पचा लेने के बाद हाथी अपने मल के जरिए अकेशिया के बीजों को जंगल में हर जगह फैला देते हैं। ओकावांगो में लगभग 2 लाख हाथी हैं। वो उन मादाओं के नेतृत्व में रहते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, जो जंगल और मौसम को अच्छी तरह से जानती है। इनके झुंड खाने और पानी की तलाश में पूरा दिन बिताते हैं। अपने दांत से वो पेड़ों की छाल उतारते हैं और जड़ों को खोदते हैं। विशाल हाथियों की सूंड एक तरफ एक पेड़ तक को उठा सकती है और दूसरी तरफ उसी से वो आपस में सद्भाव और प्यार भी जताते हैं। जानवरों को देखकर अपना मनोरंजन करना एक अच्छा अनुभव है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इनमें भी जीवन है। जंगल को एक सैंक्चुरी में बदलने से समस्या हल नहीं हो सकती। हाँ, इससे दुनिया के अंत को थोड़ी देर तक टाला जरूर जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का इतिहास इन जानवरों से जुड़ा है। कहीं ना कहीं शायद उन्हें देखकर हमें अपना अतीत याद आता हो, जब हम भी जंगलों में रहते थे। और आज जैसे हमने अपने उस पुराने घर को खत्म करने की ठान ही ली है। अफ्रीका में कुल 4 लाख हाथी हैं। अकेले ओकावांगो में ही 2 लाख हैं। इतने छोटे से इलाके के लिए ये आबादी बहुत ज्यादा है और इसलिए जानवरों को रेफ्यूजीज की तरह रहना सीखना पड़ा। बोत्सवाना में शिकार पर पाबंदी है, लेकिन हाथी पड़ोसी देशों में घूमने के लिए आजाद हैं। नामीबिया उन्हें मारने के लाइसेंस बेचता है ताकि उनकी आबादी ज्यादा ना बढ़े। पर कितनी आबादी को ज्यादा माना जाए? संख्या लगातार बदलती रहती है। जो नहीं बदलता वो है मूल सिद्धांत। हाथियों की नस्ल को बचाने के लिए क्या कुछ हाथियों का बलिदान देना जरूरी है? और तब क्या होगा जब जमीन की कीमत टूरिज्म से होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा हो जाए? ओकावांगो डेल्टा कोई उजाड़ और बंजर जंगल नहीं,
ये एक शानदार जगह है जहां एक नदी भी है, लेकिन अब पानी की ही वजह से रिजर्व खतरे में है। नदी के ऊपरी इलाके के 2 देश अंगोला और नामीबिया को धान उगाने के लिए पानी की जरूरत है। अगर इस परियोजना पर काम चलता रहा तो डेल्टा रेगिस्तान बन सकता है। साथ ही हमें उन लोगों की हालत भी समझनी होगी जिन्हें अपनी फसलों के लिए पानी की जरूरत है। क्या हम हाथियों की रक्षा और लोगों के पेट भरने के बीच में से किसी एक को चुन सकते हैं? जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, इंसान कुछ आखिरी जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पास एक ऐसी जगह है जहां गेंडों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ रिजर्व्स बहुत छोटे हैं और कई तो बंद हो चुके हैं और इसलिए जानवरों को नई नई जगहों पर ले जाना पड़ता है। इस राइनो को बेहोश किया गया है और आंखों पर पट्टी बांधकर कानों को ढक दिया गया है। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि वो हवा में है तो वो हार्ट अटैक से मर सकता है। ऐसे काम बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं इनमें ऐसे स्पेशलिस्ट्स, वेट्स और साइंटिस्ट शामिल होते हैं जिन्होंने अपना जीवन जानवरों को समर्पित किया। जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। इंसान खुद अपनी खड़ी की हुई मुसीबत से जूझ रहा है। एक तरफ वो बचा रहा है और दूसरी तरफ तबाह कर रहा है। हाथियों को हाथी दांत के लिए और राइनोस को उनके सींगों के लिए मारा जाता है। इतिहास के ये बड़े जानवर ऑटोमेटिक हथियारों, तेज गाड़ियों और वॉकी टॉकी से लैस शिकारियों का आसान लक्ष्य है। दुनिया में केवल 20,000 राइनोस बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका में हैं। प्रजाति संरक्षित है और लगता था इन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन 2014 में हालात बहुत खराब हो गए। शिकारियों ने एक ही साल में 1500 राइनोस को मार दिया। मांग कीमतों को ऊपर ले जाती है। राइनो के सींग की कीमत $55,000 प्रति किलो है, जो अब सोने के मुकाबले ज्यादा महंगा है। हाथी जितने कम होंगे, हाथी दांत उतना महंगा हो जाएगा। ये जितने कम होंगे, इंसान की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मारने के सिलसिले को रोकना मुश्किल है। जब तक एक जंगली जानवर को इंडेंजर्ड घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसे मारा जा सकता है और उसकी नुमाइश भी की जा सकती है। कोलोराडो के डेनवर में स्थित नेशनल वाइल्ड लाइफ रिपोजिटरी स्टोर्स पूरे अमेरिका से मारे गए जानवरों को जब्त करता है। ये क्रूरता और ताकत का एक भयानक नजारा है। 30,000 साल पुरानी शोवे की गुफा से अलग ये डेनवर की गुफा है।
लेकिन इस बार दीवारों पर सिर्फ इंसान का पागलपन नजर आता है। दुनिया के किसी भी हिस्से को बख्शा नहीं गया है। आर्कटिक में भी जीवन एक कमजोर धागे से बंधा हुआ है। ये पोलर बेयर्स का इलाका है, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी। अब ये जानवर कानून द्वारा संरक्षित है। इसी से दुनिया को पता चला कि आइस पैक पिघल रहा है और इसलिए क्लाइमेट बदल रहा है। भालुओं के लिए कानून का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन क्लाइमेट का है। कानून हमेशा इंसानों की रक्षा भी नहीं कर सकता। नेनिट्स भी खत्म हो रहे हैं। बेहद ठंडे मौसम में रहने वाले ये साइबेरियन लोग जंगली रेनडियर्स को पालते हैं। ये कुदरत को अच्छी तरह से समझते हैं। इनके लिए हर चीज मायने रखती है, लाइकन, पेड़ की छाल और बर्फ में छोटे छोटे बदलाव भी। हर साल वो अपने पूर्वजों के इलाके यमल पेनिनसुला को पार करके गर्मियों में उत्तर की तरफ जाते हैं और सर्दियों में वापस दक्षिण की तरफ। नेनिट्स हर साल अपनी जमीन को पिघलते हुए देख रहे हैं और इसके साथ उन पर आधुनिकीकरण का दबाव भी पड़ रहा है। विकास एक ऐसी मशीन है जिसे रोका नहीं जा सकता, जैसे ये न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जो आर्कटिक की बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ रही है। रशिया ने अपनी मर्चेंट शिप्स के लिए समुद्र खोल दिए हैं, पर अब साइबेरिया में मौसम चाहे जैसा भी हो, शिप्स को आने जाने की इजाजत है। बर्फ और हवा की जानकारी की कोई जरूरत नहीं और साइबेरिया में इनकी मंजिल है डुडिंका पोर्ट, जहां से जहाज में निकल लोड किया जाएगा। निकल कीमती है। इसे खान से निकालकर नोरिल्स्क में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में तैयार किया जाता है। मेटलर्जी के कई सेक्टर्स में निकल को मिलाकर एलॉयज बनाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने के लिए भी किया जाता है।
जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर है और साल के 4 महीने यहाँ 24 घंटे अंधेरा रहता है। 0 से 50 डिग्री कम तापमान वाले ठंडे मौसम के बावजूद यहाँ 1,70,000 लोग साल भर रहते हैं। यहाँ रहना अपने आप में एक उपलब्धि है और लोग यहाँ अच्छा जीवन जीते हैं। वो आइस हॉकी खेलते हैं और डांस करते हैं। ये सर्दियों की आड़ में हकीकत को छिपाने का काम है, लेकिन कोई भी छुट्टियां बिताने के लिए नॉर्डलिस्क नहीं आता। यहाँ सिर्फ माइनिंग से जुड़े लोग ही आते हैं। नॉर्डलिस्क एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा है, वो मशीन जो इंसान को इस पागलपन की दौड़ दौड़ा रही है, भले ही इसका मतलब पूरी पृथ्वी को जहर से भर देना हो। यहाँ लोग सुबह सूरज को नहीं बल्कि धुएं की दिशा को देखते हैं ताकि ये पता चल सके कि शहर के कौन से हिस्से ज्यादा प्रदूषित होंगे। हर साल यहाँ से 2 मिलियन टन गैसेस वातावरण में मिल जाती हैं, खासकर कार्बन और सल्फर। दुनिया के हजारों कारखानों से निकल रहे जहर की तरह वो भी हवाओं और लहरों से पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाएंगी। सिर्फ 1 सदी में 50,000 सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया गया है। इंसान से पहले एक भी नहीं था। आज पृथ्वी पर केमिकल से हमला किया जा रहा है। ये आदमी क्या सांस ले रहा है? ये छोटा मास्क इसको क्या बचाएगा? वो किसके लिए अपनी जान दे रहा है? जोखिमों को जानते हुए भी हम रुक नहीं रहे। खेती की 90% जमीन पर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। हम मिट्टी में लाखों टन खाद डालते हैं। हर साल इन केमिकल्स के कारण 2 लाख लोग मारे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान होते हैं। आज हर जिंदा जानवर और पौधे के टिश्यू में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, जिनमें अब इंसान भी शामिल है। वो सबकी फूड चेन में पहुंच गए हैं। हर 2 में से 1 यूरोपियन के खून में कीटनाशक के सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। 1/3 से ज्यादा खेती की जमीन खराब हो गई है और ऐसे कई बड़े इलाके हैं जिन पर अब खेती नहीं हो सकती। केमिकल्स इंसान को खतरे में डालने या जीवन को खत्म करने के लिए नहीं बनाए गए, वो फायदे के लिए थे। लेकिन इंसान विकास और खतरे के बीच के फर्क को नहीं समझ पाया। केमिकल्स के बाद अब जेनेटिक्स से उम्मीदें लगाई जा रही हैं और मकसद है हर जगह फसलों को उगाना। शायद इससे दुनिया की भूखमरी को खत्म किया जा सके। हम बात कर रहे हैं जीएमओ की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ से इंसान प्रजातियों को डोमेस्टिकेट नहीं कर रहा, बल्कि उनको मॉडिफाई कर रहा है। कॉटन को खुद अपने कीटनाशक को पैदा करने के लिए मॉडिफाई किया गया, मकई को इसे खाने वाली तितलियों को रोकने के लिए और सोयाबीन को ज्यादा पेस्टिसाइड्स को रोकने के लिए। हैरानगी है कि ये पौधे खुद ऐसा क्यों नहीं कर पाए। जीएमओ का इस्तेमाल बहुत तेजी से फैल गया है। अब 29 देशों में इसकी कानूनी इजाजत है। इंसान को होने वाले इसके असर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और फिर भी पूरी दुनिया बिना किसी चिंता के जीएमओ खा रही है। पशुपालन में भी ज्यादा जीएमओ आहार का ही इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों को जीएमओ सोयाबीन या फिर मकई खिलाया जाता है। जीएमओ ने दुनिया की भूख की समस्या को हल नहीं किया। बीज पेटेंट है और उनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है और अगली फसल के लिए उन्हें दोबारा खरीदना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि फायदे के नाम पर इंसान द्वारा थोपी गई जबरदस्ती की तरक्की कहां थमेगी।
बांग्लादेश को देखकर लगता है कि तबाही ज्यादा दूर नहीं। गंगा और ब्रह्मपुत्र से सींचे इन मैदानों में किसान सदियों से खेती करते आए हैं। पैदावार कम है और फसलों के साथ साथ हर कोई नदी और मॉनसून पर निर्भर है। पानी के साथ जमीन में बदलाव आते हैं। चट्टानें और पत्थर ना के बराबर हैं। पानी को रोकने के लिए डैम्स का निर्माण लगातार चलता रहता है और रेत के मैदानों पर घर और स्कूल्स भी बनने लगे हैं। लोग खेती और मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। सब कुछ नदी से मिलता है। बांग्लादेश की जनसंख्या 16 करोड़ है और ये पूरी आबादी खेती पर निर्भर है और खेती निर्भर होती है क्लाइमेट पर। वैसे अभी ये साफ तो नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से यहाँ सब कुछ मिट जाएगा। निचली जमीन बड़ी तेजी से समुद्र के पानी में डूब जाएगी और सभी इंसान किसी और जगह जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में से एक है, जिसमें हर स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। पानी के किनारे पर बसा ये शहर क्लाइमेट चेंज के असर से पूरी तरह अनजान है। हर जगह की तरह यहाँ भी जमीन गंवाने के बाद लोग शहर पहुंच जाते हैं ताकि किसी कपड़े के कारखाने में नौकरी की तलाश कर सकें। बांग्लादेश भी दुनिया की इंडस्ट्रियल मशीन के पहियों में फंस गया है, वो मशीन जो क्लाइमेट को चेंज कर रही है। ये इंडस्ट्रियल पावर ढाका में दिखाई नहीं देती, लेकिन दक्षिण में मौजूद चिटगोंग के बहुत बड़े नेवल डेमोलिशन यार्ड्स में साफ साफ नजर आती है। चिटगोंग का नजारा चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे ग्लोबलाइजेशन यहाँ पूरी तरह से पैर जमा चुका है। यहाँ पर कई देशों के टैंकर्स और कार्गो शिप्स मौजूद हैं। उन्होंने कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया था, अब ये बेकार हो चुकी है और इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है। विशाल इंडस्ट्रियल पावर के निशानों को सिर्फ खाली हाथों से उधेड़ा जा रहा है। बहुत ही कम पैसे में हजारों टन स्टील यहाँ से गायब हो जाएगा और बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से गायब होंगे ये किनारे और यहाँ के निवासी। पृथ्वी पर इतने अलग अलग लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं? एक इंसान की केमिस्ट्री इतने सारे लोगों के जीवन को कैसे बदल देती है? क्यों लोग एक जगह भूखे हैं और दूसरी जगह फल फूल रहे हैं? चिटगोंग और मैनहट्टन के बीच 10,000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वहां तोड़े जाने वाले जहाजों में से एक को न्यूयॉर्क में रहने वाले जहाज मालिक द्वारा किराए पर लिया गया होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें से एक ऑफिस बांग्लादेश से अनाज खरीदकर दूसरे देशों में बेच रहा होगा। और अनाज ही क्यों, लकड़ी, कॉटन, पशु, चारा, सब कुछ। ये जीव अब वो सामान है जिनका व्यापार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किया जाता है।
शायद किसी स्काई स्क्रेपर में वो खेती की जमीन की बात कर रहे हों। यहाँ लाखों हेक्टेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जमीन में शामिल होते हैं लाइकेन, जड़ें और वहाँ रहने वाले सभी जिंदा जीव। लेकिन इस शहर का एक टेलीफोन कॉल या संदेश जंगल या किसी प्रजाति की रक्षा को बढ़ावा भी जरूर दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के कई ऑफिसेज में अकाल को रोकने का काम भी हो रहा होगा। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इन्हीं ऑफिसेज में से हमारी इस पृथ्वी को बचाने के भी आइडियाज मिल जाएं? इन खिड़कियों के पीछे किए गए समझौते और फैसले कल दुनिया की मुश्किलों को हल कर सकते हैं। लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिछले 40 सालों में सभी जंगली जानवरों में से आधे गायब हो चुके हैं। ये अंदाजा लगाया गया है कि 2050 तक पौधों की 60,000 प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। हम आखिरी साइका एंटेलोप्स को कैसे बचा सकते हैं जब 1 महीने में रहस्यमय कारणों से उनकी आधी प्रजाति मर जाती है? शायद ऐसा मौसम की वजह से हुआ हो। क्या हम बचे हुए अफ्रीकन लायंस की मौत को रोक सकते हैं जो उन बीमारियों के शिकार हैं जिनके बारे में पहले पता ही नहीं था? मौत एक कुदरती सच्चाई है, लेकिन अब इससे कई चीजें जुड़ गई हैं और अगर क्लाइमेट चेंज पर गौर करें तो पूरी दुनिया की तबाही का सारा सामान इसमें मौजूद है। इंसान ऐसा क्यों नहीं सोचता कि जानवरों और पौधों के बाद खुद उसकी बारी भी आ सकती है? स्टार्लिंग पक्षी कभी कभी बड़े स्वॉर्म्स के रूप में एक साथ आते हैं, एक साथ उड़ते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की एक तस्वीर है, सृष्टि की एक शानदार रचना जिसमें सुंदरता और सद्भाव दोनों दिखाई देते हैं। जब से इंसान वजूद में आया है, जीवन के इतिहास को उसने अपनी बुद्धि से रचा और आकार दिया। इंसान अपने आसपास मौजूद जीवन के बारे में दोबारा सोच सकता है, अपने अस्तित्व को और दूसरे जीवों के प्रति सम्मान को फिर से जिंदा कर सकता है। अभी भी बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। जंगल का मतलब क्रूरता नहीं है। जंगल सभ्यता से अलग नहीं है। जंगल का मतलब है कुदरत के साथ रहना। जंगल का बचाव या रक्षा करने से इंसान के अपने इतिहास की रक्षा होगी। इंसान जितना ज्यादा जंगल की दुनिया पर गौर करेगा, उतना ही उसे समझेगा। ये ऐसी रोशनी है जिसे रास्ते में छोड़कर वो अंधेरों में भटक गया है। वो अकेले भूख पर विजय पाने में कामयाब रहा। उसने अपने परिवार की रक्षा की है, लेकिन अब हालात उसके खिलाफ हैं। अगर इंसान फिर से प्रकृति के साथ रहना सीख जाए, तो एक बार दोबारा सच्चा इंसान बन जाएगा, अपने लिए भी और दूसरे जीवों के लिए भी, और सभी प्रजातियों को भी अपना समझकर उनकी रक्षा करेगा। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर दूसरे जीवों के प्रति प्रेम मौजूद है। इसलिए नई दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलें और सबको इज्जत की नजर से देखें। All around me are familiar faces, worn out places, worn out places, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The
tears are filling up the glasses. No expression, no expression. Hide my head, I